दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे राजवंश की जिसने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि छेनी से इतिहास लिखा हो। दक्षिण भारत में लगभग 6 शताब्दियों तक पल्लवों ने न केवल विशाल साम्राज्यों को चुनौती दी बल्कि पत्थर को कविता में बदल दिया, जिससे एक ऐसी वास्तुकला का जन्म हुआ जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। ये उन राजाओं की कहानी है जो योद्धा भी थे और कवि भी, जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी ताकत दिखाई और मंदिरों में अपनी आस्था को पत्थर पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कहानी है पल्लव वंश की। वेलकम टू द हिस्ट्री कासल, जहां इतिहास जीवंत होता है। आज हम आपको समय में पीछे ले चलेंगे, दक्षिण भारत की कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन पर, जहां एक साम्राज्य ने जन्म लिया। एक ऐसा साम्राज्य जिसने हमें महाबलीपुरम के रहस्यमयी रथ दिए, कांचीपुरम के भव्य मंदिर दिए और द्रविड़ वास्तुकला की वो नींव रखी जिस पर बाद में चोल और विजयनगर जैसे महान साम्राज्यों ने अपनी शानदार इमारतें खड़ी कीं। आखिर कौन थे पल्लव? उनकी शुरुआत कैसे हुई? क्या वो बाहर से आए थे या इसी मिट्टी की पैदाइश थे? और कैसे उन्होंने एक छोटे से इलाके से उठकर लगभग पूरे दक्षिण भारत पर अपनी ताकत का परचम लहराया? चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब खोजते हैं। पल्लव कौन थे? ये सवाल आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का एक दिलचस्प विषय है। कुछ विद्वान मानते हैं कि पल्लव शब्द ईरान के पहलव यानी पार्थियन समुदाय से जुड़ा है और ये लोग उत्तर पश्चिम से भारत आए थे। लेकिन एक प्रमुख और प्रचलित सिद्धांत ये है कि पल्लव स्वदेशी थे। इस मत के अनुसार पल्लव का मतलब लता होता है, जो तमिल शब्द तोंडाई का संस्कृत रूप है। इसलिए उन्हें लताओं के प्रदेश का निवासी माना जाता है। जो बात ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं वो ये है कि पल्लव शुरू में शक्तिशाली सातवाहन साम्राज्य के अधीन प्रांतीय शासक थे। जब तीसरी शताब्दी में सातवाहन साम्राज्य टूटकर बिखर गया तो पूरे दक्कन में एक राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया। इसी उथल-पुथल के बीच पल्लवों ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और धीरे-धीरे कांचीपुरम के आसपास अपनी शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया। लेकिन उनका शुरुआती सफर आसान नहीं था। उन्हें कड़भ्रभ नाम की एक ताकतवर जनजाति के विद्रोह का सामना करना पड़ा। कड़भ्रभों के शासनकाल को कुछ पुराने इतिहासकार तमिल इतिहास में अंधकार युग कहते हैं, क्योंकि इस दौरान उन्होंने मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को उखाड़ फेंका था। हालांकि अब इस नजरिए को कुछ हद तक पक्षपाती माना जाता है। पल्लवों को भी इस चुनौती से जूझना पड़ा। इस शुरुआती संघर्ष के बाद पल्लव वंश के असली संस्थापक के रूप में एक महान शासक का उदय हुआ, सिंह विष्णु। लगभग 575 ईस्वी में गद्दी पर बैठे सिंह विष्णु एक जबरदस्त योद्धा थे। उन्होंने न केवल कड़भ्रभों को कुचला बल्कि चोलों को हराकर उनके राज्य चोल मंडलम पर भी कब्जा कर लिया। उनके दौर में पल्लव साम्राज्य कावेरी नदी के डेल्टा तक फैल गया। सिंह विष्णु ने कांचीपुरम को अपनी भव्य राजधानी बनाया, जो आने वाली कई सदियों तक दक्षिण भारत की राजनीति, संस्कृति और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बनी रही। वो सिर्फ एक विजेता ही नहीं बल्कि कला के संरक्षक भी थे। कहा जाता है कि संस्कृत के महान कवि भारवी, जिन्होंने किरातार्जुनीयम महाकाव्य लिखा, कुछ समय तक उनके दरबार में रहे थे। सिंह विष्णु ने उस मंच को तैयार किया जिस पर उनके वंशज एक शानदार साम्राज्य खड़ा करने वाले थे। सिंह विष्णु के बाद 600 ईस्वी में उनके बेटे महेंद्र वर्मन प्रथम ने सिंहासन संभाला और यहीं से पल्लव इतिहास का सबसे रचनात्मक और उथल-पुथल भरा दौर शुरू होता है। महेंद्र वर्मन प्रथम अपने समय के सबसे अनोखे और हुनरमंद शासकों में से एक थे। वो एक महान निर्माता, संगीतकार, चित्रकार और एक प्रतिभाशाली लेखक थे। उन्हें विचित्र चित्त और मत्यविलास जैसी उपाधियां मिली थीं, जो उनके रंगीन व्यक्तित्व को दिखाती हैं। लोकप्रिय परंपरा और तमिल भक्ति साहित्य के अनुसार महेंद्र वर्मन प्रथम शुरू में जैन धर्म को मानते थे, लेकिन संत अप्पर के प्रभाव में आकर वो शैव बन गए। ये धार्मिक बदलाव सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं थी, बल्कि इसने पूरे पल्लव साम्राज्य की कला और संस्कृति को एक नई दिशा दी। शैव धर्म अपनाने के बाद उन्होंने कई शानदार शिव मंदिरों का निर्माण शुरू करवाया। महेंद्र वर्मन प्रथम की सबसे बड़ी देन वास्तुकला के क्षेत्र में थी। उन्होंने दक्षिण भारत में एक नई परंपरा शुरू की, कठोर चट्टानों को काटकर गुफा मंदिर बनाने की कला। इससे पहले मंदिर ईंट और लकड़ी जैसी चीजों से बनते थे। महेंद्र वर्मन ने पहली बार ग्रेनाइट जैसी चट्टानों को तराशकर विशाल और स्थायी मंदिर बनवाए, जिन्हें मंडप कहा जाता था। ये एक रावणकारी कदम था जिसने द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की नींव रखी। उनकी इस शैली को महेंद्र शैली के नाम से जाना जाता है। कला के साथ साथ वे साहित्य के भी बड़े संरक्षक थे।
महेंद्र वर्मन ने खुद संस्कृत में एक मशहूर व्यंग्य नाटक लिखा जिसका नाम है मत्त विलास प्रहसन। ये नाटक उस समय के धार्मिक पाखंड पर एक तीखा तंज है। एक राजा का ऐसा नाटक लिखना उनके खुले विचारों और बुद्धिमानी का सबूत है। लेकिन महेंद्र वर्मन का शासनकाल सिर्फ शांति और कला का दौर नहीं था। उनके समय में ही पल्लवों और वातापी के चालुक्यों के बीच उस ऐतिहासिक दुश्मनी की शुरुआत हुई जो अगली कई पीढ़ियों तक चली। चालुक्य वंश का सबसे ताकतवर राजा पुलिकेशिन द्वितीय एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने उत्तर में सम्राट हर्षवर्धन तक को नर्मदा नदी के तट पर हराया था और अब उसकी नजर दक्षिण पर थी। पुलिकेशिन द्वितीय ने पल्लव साम्राज्य पर हमला किया और कांचीपुरम के दरवाजे तक आ पहुंचा। महेंद्र वर्मन ने बहादुरी से उसका सामना किया, लेकिन आखिरकार उन्हें हार माननी पड़ी। पुलिकेशिन द्वितीय ने पल्लव साम्राज्य के उत्तरी प्रांतों पर कब्जा कर लिया, जिससे पल्लव साम्राज्य की प्रतिष्ठा को भारी चोट पहुंची। ये हार महेंद्र वर्मन के दिल में एक कांटे की तरह चुभ गई और इसने एक ऐसे बदले को जन्म दिया जो दक्षिण भारत का इतिहास बदलने वाला था। 630 ईस्वी में महेंद्र वर्मन प्रथम की मृत्यु के बाद पल्लव सिंहासन उनके बेटे नरसिंह वर्मन प्रथम को मिला। नरसिंह वर्मन अपने पिता की तरह कलाकार या कवि नहीं थे, बल्कि वो पैदाइशी योद्धा थे। उनका एक ही मकसद था, अपने पिता की हार का बदला लेना और पल्लव वंश का खोया हुआ गौरव वापस पाना। उन्हें पल्लव वंश का सबसे महान और सबसे ताकतवर शासक माना जाता है। गद्दी पर बैठते ही नरसिंह वर्मन ने एक विशाल सेना बनानी शुरू कर दी। उन्होंने सारे संसाधन चालुक्यों पर आखिरी वार करने की तैयारी में लगा दिए। सही समय का इंतजार करने के बाद लगभग 642 ईस्वी में उन्होंने वातापी पर चढ़ाई कर दी। ये कोई मामूली आक्रमण नहीं था, बल्कि बदले की आग में जल रहे एक बेटे का अपने दुश्मन के दिल पर किया गया सीधा प्रहार था। पल्लव सेना ने एक के बाद एक कई लड़ाइयों में चालुक्यों को हराया और आखिरकार नरसिंह वर्मन अपनी सेना के साथ चालुक्यों की अजेय मानी जाने वाली राजधानी वातापी पहुंच गए। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें माना जाता है कि महान चालुक्य सम्राट पुलिकेशिन द्वितीय मारा गया। नरसिंह वर्मन ने वातापी शहर पर कब्जा कर लिया। इस शानदार विजय के बाद उन्होंने वातापी कोंड की उपाधि धारण की, जिसका मतलब है वातापी का विजेता। ये उपाधि पल्लव शक्ति के शिखर का प्रतीक बन गई। नरसिंह वर्मन की महत्वाकांक्षा सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई और श्रीलंका के राजनीतिक मामलों में भी दखल दिया। उन्होंने अपने दोस्त एक सिंघली पुराना मान वर्मन को श्रीलंका का सिंहासन वापस दिलाने में मदद करने के लिए 2 बार अपनी नौसेना भेजी। उनके शासनकाल में ही प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लगभग 640 ईस्वी में कांचीपुरम पल्लव राजधानी का दौरा किया था। ह्वेनसांग ने कांची को एक विशाल और खुशहाल शहर बताया। उन्होंने लिखा कि यहाँ की जमीन उपजाऊ है और लोग साहसी और विद्याप्रेमी है। उन्होंने कांची में सैकड़ों बौद्ध मठों और हजारों भिक्षुओं का जिक्र किया है, जो पल्लव शासकों की धार्मिक सहिष्णुता को दिखाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम को मामल्य की उपाधि से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ था महान पहलवान। इसी मामल्य नाम पर उन्होंने बंगाल की खाड़ी के तट पर एक नए बंदरगाह शहर की नींव रखी, जिसे मामल्यपुरम यानी आज का महाबलीपुरम कहा गया। ये शहर पल्लव कला और वास्तुकला का सबसे बड़ा खजाना बन गया। उनका शासनकाल पल्लव साम्राज्य का स्वर्ण युग था, एक ऐसा दौर जिसमें सैन्य विजय, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास अपने चरम पर था। अगर आपको पल्लवों की ये अनसुनी कहानी दिलचस्प लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करना ना भूलें। और आप भारतीय इतिहास की ऐसी ही और कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल द हिस्ट्री कासल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब चलिए देखते हैं कि कैसे पल्लवों ने पत्थर को तराशकर इतिहास बनाया। पल्लवों की सबसे स्थायी विरासत उनकी तलवार से जीती गई लड़ाइयां नहीं, बल्कि उनकी छेनी से गढ़ी गई कला है। उन्होंने दक्षिण भारत की वास्तुकला में एक क्रांति ला दी। पल्लव वास्तुकला के विकास को मुख्य रूप से 4 शैलियों में बांटा जा सकता है। 1. महेंद्र शैली, लगभग 600 से 630 ईस्वी। जैसा कि हमने बात की, इसकी शुरुआत राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। इस शैली की पहचान चट्टानों को अंदर से खोखला करके बनाए गए गुफा मंदिर है। ये मंदिर, जिन्हें मंडप कहते हैं, बाहर से तो बहुत साधारण दिखते हैं, लेकिन ये वास्तुकला के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम था। 2. मामल्य शैली, लगभग 630 से 668 ईस्वी। ये शैली नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्य के समय में अपने शिखर पर पहुंची। इस शैली ने हमें 2 अनोखे तोहफे दिए, रथ और मंडप। ये सभी स्मारक महाबलीपुरम में है। मंडप, इस दौर के गुफा मंदिर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सजे धजे थे।
दीवारों पर पौराणिक कथाओं को दर्शाती शानदार नक्काशी की गई है, जैसे महिषासुरमर्दिनी मंडप में देवी दुर्गा का शक्तिशाली चित्रण। रथ महाबलीपुरम के पंचरथ पल्लव कला का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये मंदिर नहीं है, बल्कि एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे तराश कर बनाए गए मंदिर के मॉडल हैं। इन्हें रथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लकड़ी के रथों जैसे दिखते हैं। इन 5 रथों के नाम पांडवों और द्रौपदी के नाम पर है। हालांकि इनका महाभारत से कोई सीधा संबंध नहीं है। धर्मराज रथ सबसे बड़ा और भव्य है और इसकी बनावट ही बाद के द्रविड़ मंदिरों के शिखर का आधार बनी। इसके अलावा महाबलीपुरम में गंगा का अवतरण या अर्जुन की तपस्या नाम की एक विशाल चट्टान पर की गई नक्काशी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशी वाली चट्टानों में से एक है। इस पर सैकड़ों देवताओं, इंसानों और जानवरों को इतनी जिंदादिली से उकेरा गया है कि ये पत्थर पर लिखी एक महाकाव्य कविता लगती है। 3 राज सिंह शैली, लगभग 700 से 728 ईस्वी। इस शैली की शुरुआत नरसिंह वर्मन द्वितीय यानी राज सिंह ने की। अब वास्तुकारों ने चट्टानों को काटने के बजाय तराशे हुए पत्थरों से ढांचे वाले मंदिर बनाना शुरू कर दिया। शोर टेम्पल, तट मंदिर, महाबलीपुरम, ये राज सिंह शैली का सबसे शानदार उदाहरण है। बंगाल की खाड़ी के किनारे बना ये मंदिर भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक है। माना जाता है कि ये प्राचीन काल में नाविकों के लिए एक दिशा सूचक का भी काम करता था। कैलाशनाथ मंदिर, कांचीपुरम, राज सिंह द्वारा बनवाया गया ये मंदिर कांचीपुरम का सबसे पुराना और भव्य शिव मंदिर है। ये अपनी जटिल नक्काशी और बनावट के लिए जाना जाता है। 4 नंदीवर्मन शैली, लगभग 800 से 900 ईस्वी। ये पल्लव वास्तुकला का अंतिम चरण था। इस दौरान बने मंदिर आकार में छोटे थे, लेकिन उनकी वास्तुकला में एक परिपक्वता थी। कांचीपुरम का वैकुंठ पेरुमाल मंदिर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। संक्षेप में, पल्लवों ने गुफा मंदिरों से शुरुआत कर एकाश्मक रथ बनाए और अंत में भव्य ढांचे वाले मंदिरों में महारत हासिल की। उन्होंने ही द्रविड़ वास्तुकला के मूल तत्वों की नींव रखी, जिसे बाद में चोल और विजयनगर साम्राज्यों ने और भी ज्यादा शानदार बनाया। राज सिंह के शांत और कलात्मक शासनकाल के बाद पल्लव साम्राज्य धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगा। उनके उत्तराधिकारी उतने ताकतवर नहीं थे। दक्षिण में पांड्यों और दक्कन में राष्ट्रकूटों से लगातार युद्ध ने पल्लव साम्राज्य की ताकत को कमजोर कर दिया। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने पल्लवों पर हमला कर उनके प्रभाव को काफी कमजोर कर दिया, जिसने साम्राज्य की नींव हिला दी। पल्लव वंश का अंतिम झटका उनके अपने ही एक पुराने सामंत से लगा। कावेरी डेल्टा में एक नई शक्ति उभर रही थी, चोल। चोल जो कभी पल्लवों के अधीन थे, अब आजादी चाहते थे। 9वीं शताब्दी के अंत में लगभग 897 ईस्वी के आसपास चोल शासक आदित्य प्रथम ने अंतिम पल्लव राजा अपराजित वर्मन को एक युद्ध में हराकर मार डाला। इस हार के साथ ही पल्लव वंश का अंत हो गया और उनका साम्राज्य चोल साम्राज्य में मिल गया। लेकिन एक साम्राज्य का अंत एक विरासत का अंत नहीं होता। पल्लवों की विरासत आज भी जिंदा है। उनकी सबसे बड़ी विरासत द्रविड़ वास्तुकला है। महाबलीपुरम के मंदिर आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं। उन्होंने जो वास्तुशैली विकसित की, वो दक्षिण भारत के हर बड़े मंदिर में दिखाई देती है। कला के अलावा पल्लवों ने प्रशासन, समाज और साहित्य पर भी गहरी छाप छोड़ी। उनकी राजधानी कांचीपुरम शिक्षा का एक महान केंद्र बन गई, जिसे दक्षिण की काशी कहा जाने लगा। उनका प्रभाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। एक बड़ी समुद्री शक्ति होने के नाते उनकी लिपि और संस्कृति का प्रभाव कंबोडिया, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक भी पहुंचा। पल्लव वंश की कहानी सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। ये कल्पना, रचनात्मकता और इंसानी जज्बे की कहानी है। ये एक ऐसे राजवंश की गाथा है जिसने ये साबित कर दिया कि असली साम्राज्य ईंट गारे से नहीं, बल्कि विचारों और कला से बनते हैं। उन्होंने चट्टानों में जान फूंक दी, पत्थरों को बोलना सिखाया और एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत छोड़ी जो आज भी हमारे सामने शान से खड़ी है। अगली बार जब आप महाबलीपुरम के रथों को देखें या किसी भव्य दक्षिण भारतीय मंदिर के शिखर को निहारें, तो उन गुमनाम कारीगरों और उनके दूरदर्शी राजाओं पल्लवों को जरूर याद कीजिएगा, जिन्होंने सदियों पहले एक ऐसा सपना देखा था जो आज भी पत्थर में साकार है। आपको पल्लवों की सबसे बड़ी विरासत क्या लगती है? उनकी सैन्य जीत या उनकी अमर वास्तुकला? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। और भारतीय इतिहास के ऐसे ही और रोमांचक अध्यायों के लिए हमारी स्क्रीन पर दिख रहे इन वीडियो को देखना न भूलें। तो मिलते हैं अगले एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।